ये कहानी हमारे साथ शेयर की है आरव तिवारी ने, जो बिलोंग करते हैं सागर मध्य प्रदेश से। और इनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल हॉरर स्टोरीज। और आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। भाई हमारी आज की जो कहानी होने वाली ना, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। भोपाल में रहने वाले लोग खुद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से दूर रहते हैं, लेकिन 2021 में आरव और उसके दोस्तों का एक ग्रुप यहां पहुंचा थ्रिल और एडवेंचर ढूंढने। लेकिन वहां पहुंचने के 40 मिनट के अंदर अंदर उनके साथ ऐसी चीजें हुई कि एक लड़की फ्लोर पर बेहोश मिली और बाकी के तीन फैक्ट्री की रूफ पर एक कंटेनर के पीछे छुपे हुए, और हर एक की आंख में एक अजीब सा डर। लेकिन ऐसा इन्होंने आखिर क्या देखा, आइए जानते हैं। एंड आई एम श्योर ये रियल इंसिडेंट आपको गूज़बम्प्स जरूर देगा। और हाँ, स्टोरी सुनने के बाद अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी एक्सट्रीम हॉन्टेड लोकेशन है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है आरव तिवारी ने, जो बिलोंग करते हैं सागर मध्य प्रदेश से। और इनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कोविड के जस्ट बाद 2021 में आरव शिफ्ट हुए भोपाल अपनी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। अपनी सीएससी प्रिपरेशन के दौरान वो कुछ लोगों से मिले और वो उनसे इतना क्लोज आए कि वो उनके लिए एक फैमिली बन गए। इनके फ्रेंड्स में जो सबसे ज्यादा इनके क्लोज थे वो थी प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड कुणाल। एक दिन आरव, प्रिया, कुणाल और प्रिया के तीन और फीमेल फ्रेंड्स और उन सबके बॉयफ्रेंड्स, ये सब एक जगह बैठे हुए थे और इन सब ने प्लान बनाया द इनफेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली जगह, जिसका नाम एक्चुअली यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, वहां पर जाने का, वो भी रात में, थ्रिल के लिए। जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं पहले थोड़ा बता देता हूं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। 2 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड इंडिया के प्लांट में एक पॉइजनस गैस लीक होती है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस ने पूरे प्लांट और आसपास के पूरे एरिया को एक डेडली गैस के इन्वेलप में कवर कर लिया था। और इसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई थी। और उसके अलावा करीब 5 लाख के आसपास लोग इस गैस और उसके आफ्टर इफेक्ट से परेशान हुए थे। गवर्नमेंट के हिसाब से करीबन 3500 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 15,000 तक हो गया। और कुछ सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि करीबन 25,000 तक के आसपास लोग इस ट्रेजेडी की वजह से मारे गए थे। तो ये थी इस कार्बाइड फैक्ट्री की हिस्ट्री। और इसी वजह से इन दोस्तों ने थ्रिल और एडवेंचर के लिए इस जगह को चुना। आज भी आप देखेंगे तो जगह बिल्कुल अबेंडेंट पड़ी हुई है, खंडर की तरह है। बहुत बड़ा एरिया इसने कवर किया हुआ है, बीच ग्रीनरी के अंदर ये फैक्ट्री बैठी हुई है। अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है और इसको एक्सेस करना बहुत 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 आसान है। तो ये बात है सैटरडे रात 8 बजे की। ये सारे लोग वहां पहुंचे और अपनी स्कूटी को विदिशा बाईपास पर जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके नीचे पार्क किया और लोगों से थोड़ा बच के साइड से होके ये लोग फैक्ट्री के पास पहुंच गए। तो ब्रिज से फैक्ट्री के आसपास एक छोटी सी कॉलोनी है और एक साइड बिल्कुल खाली सा ग्राउंड है, जहां से कोई भी नजर बचाकर आसानी से अंदर जा सकता है। और उन लोगों ने भी ऐसा ही किया। अब थोड़ा अंदर जाने के बाद जब ये फैक्ट्री के पास पहुंचे तो आरव और कुणाल ने अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन बाकी सब लोग कहने लगे कि चलते हैं यार, मजा आएगा, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। तुम लोग पागल हो के हम इतनी दूर आए, अब यहां से वापस लौटना चाहते हो। एक्चुअली आरव को कुछ फील हो रहा था, जैसे वहां गया उसको थोड़ा सा वो शायद सेंस कर सकता था नेगेटिविटी को, इसलिए वो रेजिस्ट कर रहा था। और कुणाल को डर लग रहा था। आरव और कुणाल ने बाकी सब लोगों को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। और जब वो नहीं माने तो आरव और कुणाल ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर वेट करते हैं, तुम लोग अंदर होकर आओ। और वैसे भी कोई यहाँ होना चाहिए ध्यान रखने के लिए कि अगर कोई आ गया तो हम तुमको अलर्ट कर देंगे। इस तरह से ये दोनों रुक गए और बाकी सब लोग अंदर घुस गए फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आरव वहां खड़ा होके पूरे टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और इन लोगों का इंतजार करते हुए इनको करीब 35-40 मिनट हो चुके थे। और तभी कीर्ति का बॉयफ्रेंड
बाकी 3 लोगों के साथ अचानक से भागते हुए बाहर आया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जब उससे पूछा, "क्या हुआ? कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो?" तो उसने जवाब दिया कि उनको कीर्ति और बाकी लोग नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत ढूँढा, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नहीं हैं। अब ये सुनते ही इन दोनों की भी हालत खराब हो गई। तो आरव, कुणाल और ये बाकी सब लोग मिलकर फिर से अंदर गए बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने। जैसे ये लोग अंदर पहुंचे, आरव को वहां पर एक सडन टेम्परेचर ड्रॉप फील हुआ, जो उसके साथ कुणाल को भी हुआ। पूरे टाइम आरव हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। ढूंढते ढूंढते जब ये अंदर पहुंचे तो इन्हें कीर्ति फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई मिली। इनमें से 2 लोग उसके पास रुके और बाकी लोग इन्हें रूफ पर एक कोने में छुपे हुए मिले और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बुरी तरह डरे हुए थे, जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था। वो सब बुरी तरह से डरे हुए थे। ये लोग फटाफट से सबको लेकर के बाहर निकले और वहां से निकलते ही आरव ने सबको डांटना शुरू किया। मैं तुम सबसे पहले मना कर रहा था, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात नहीं मानता। सबके सब लोग गर्दन नीचे कर कर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा था कि उन्होंने आरव की बात नहीं मानकर कोई गलती कर दी थी। थोड़ी देर के बाद आरव ने सबको समझाया कि चलो, अब घबराने की बात नहीं है, घर चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेचारे आरव और उसके दोस्तों को क्या पता था कि अब सब ठीक नहीं होगा और जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। असली हॉरर स्टार्ट हुआ यहां से लौटने के बाद। ये लोग वहां से सीधे पहुंचे इनके फ्लैट दानिश नगर। वहां पहुंचते ही कीर्ति ने वॉमिटिंग करना शुरू किया और एक बार जो उसकी उल्टी शुरू हुई, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लगातार उल्टी होने लगी और उसे बहुत तेज बुखार आ गया। करीबन 103-4 डिग्री के आसपास का उसे बुखार चढ़ गया और वो लगातार एक ही बात बोले जा रही थी, आज मैं नहीं बचूंगी, हमने वहां जाकर गलती कर दी, आज मैं नहीं बचूंगी। अब उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां भी वो पूरी रात रोती और चीखती रही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कोई भी अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बता सकता था। अब ये सब लोग घबराए हुए थे और अगले 2 दिन में ही कीर्ति ने करीबन 2 किलो के आसपास का वजन लूज कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उल्टियां कर रही थी, कुछ खा नहीं रही थी। जो भी फ्लूइड उसके ड्रिप से जा रहा था, वो भी इवन वॉमिट से बाहर आ रहा था। इधर कीर्ति का इलाज करवा रहे थे ये लोग, आरव और उसके जो फ्रेंड्स थे, वो मतलब जो कुणाल और उसकी गर्लफ्रेंड थी वो। और उधर इनके पास अगले दिन कॉल आता है कि मेहुल और सौरभ, जो इनके साथ वहां पर गए थे, वो दोनों भी सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। उनको भी लगातार वॉमिटिंग और फीवर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर ये सब 21, 22, 23 साल की उम्र के थे और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लेकिन एक बात आरव ने नोटिस की कि वो जब भी कीर्ति के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता था तो उसे रिलीफ मिलता, लेकिन जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करता, फिर से सब कुछ स्टार्ट हो जाता। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि इनके साथ उस जगह पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जरूर हुआ है। खैर, ये तो बहुत छोटी बातें थी, लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक और चीज चल रही थी जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। स्मृति, जो कि प्रिया की फ्रेंड थी और वो इनके साथ गई थी, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ना वो किसी से बात करना चाह रही थी और ना ही किसी को देखना चाह रही थी। जब आरव को पता चला तो वो प्रिया और कुणाल के साथ स्मृति के बॉयफ्रेंड को लेकर उसके रूम पर पहुंचा और उसे दरवाजा खोलने को कहा। करीब आधा घंटे तक दरवाजा पीटने के बाद स्मृति ने दरवाजा खोला और जैसे उसने दरवाजा खोला, उसे देख के इन सब लोगों के होश उड़ गए। स्मृति ने अपने लंबे बाल, जिनसे उन्हें बहुत प्यार था, एक जीरो मशीन से काट दिए थे पूरी तरह और वो गंजी हो गई थी। और इतना ही नहीं, उन बालों को काटने के बाद उसने उन बालों को उसी कमरे में जला दिया था और पूरे कमरे के अंदर जले हुए बालों की स्मेल फैली हुई थी और कुछ बचे कुचे बाल पूरे कमरे के अंदर फैले हुए थे। उसके अलावा स्मृति की आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो गए थे, जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। उसने अपने सारे नाखून अपने दांतों से काट लिए थे और उसकी कुछ उंगलियों में खून जम गया था।
इन सब लोगों ने स्मृति को संभाला और स्मृति का बॉयफ्रेंड उसके बाद 24/7 वहीं रह के उसका ध्यान रखने लगा। इन्होंने उससे कहा कि हमारी किस्मत अच्छी है कि इसने अभी तक खुद को कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है। तुम इसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। इधर आरव, प्रिया और कुणाल, कीर्ति, सौरभ और सक्षम का ध्यान रख रहे थे। अब इस सिचुएशन में आके आरव फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उनकी एक गलती की वजह से इनको कितना कुछ झेलना पड़ रहा था और सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए। और एक दिक्कत ये भी थी कि वो ये सब बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे। ये सब सोचकर करीब 2 घंटे तक आरव बैठा बैठा रोता रहा कि क्या करे क्या ना करे। और फिर उसे याद आई इनके बिल्डिंग के ओनर की, और वो जाके उनसे मिला और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने इन्हें बुरी तरह से डांटा और बोला कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उसके बाद आरव ने किसी तरह उनको समझाया, उनको अपने फेवर में किया। उसके बाद उन्होंने इन्हें भोपाल के महाकाली मंदिर जाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर ये लोग मंदिर पहुंचे और वहां बैठे पुजारी जी को सारी बात बताई, और उन पुजारी जी ने इन्हें मां काली की भभूत यानी विभूति दी और कहा, सबको विभूति दो और जिन्हें ज्यादा दिक्कत है उनके मस्तक पर विभूति लगाओ और उन्हें यहां मंदिर में लेकर आओ। आरव ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सरप्राइजिंगली जैसे ही विभूति सबको लगाई गई, सबको धीरे धीरे आराम आने लगा। इसके बाद सबको एक जगह इकट्ठा कर कर मंदिर ले जाया गया। इनमें से एक इंसान वहां पर नहीं गया और वो थी स्मृति, क्योंकि उसको अपने कमरे से बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि अपने कमरे की दहलीज से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहती थी। बाद में पुजारी जी और 3 और लोगों ने मिलकर सबके लिए वहां मंदिर में एक रिचुअल परफॉर्म किया। रिचुअल के दौरान जो नारियल यूज हुआ था वो अंदर से काला दिखा। पूजा के बीच कीर्ति ने 2 बार और वॉमिटिंग की। मेहल और सौरभ सौरभ ये जो थे, ये दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। ऑल्दो स्मृति वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े और वो जो बाल पड़े हुए थे रूम के अंदर, वो लाए गए थे, पुजारी जी ने कहा था, और उसको भी यूज करके उन्होंने कुछ रिचुअल किया और इसी दौरान उसकी कंडीशन भी काफी इंप्रूव हो गई। पूरा रिचुअल खत्म होने के बाद पुजारी जी ने सलाह दी कि सब लोग अगले 11 शनिवार तक मंदिर आकर दर्शन करें। अपनी मेंटल और इमोशनल रिकवरी के लिए सभी लोग करीबन 3-4 दिनों के लिए अपने अपने होम टाउन चले गए। वापस आने के बाद सबने डिसाइड किया कि आगे से कभी भी ऐसी जगहों पर बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में भी एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर इन लोगों ने उस रात ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी बिगड़ गई। शायद आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस जगह पर पहले जाकर आए होंगे, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूं कि समय और नक्षत्रों का एक ऐसा सिस्टम बैठता है, और दूसरा होता है लोगों की सेंसिटिविटी, तभी जाकर चीजें उनको दिखाई देती है। तो ये जानते हैं कि आखिर इन लोगों ने वहां पर क्या देखा था। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसके करीबन 1 महीने के बाद ये सभी के सभी दोस्त आरव के फ्लैट की टेरेस पर बैठे हुए थे। माहौल शांत था और उसी समय आरव ने एक बात छेड़ी। बोला, देवी और सज्जनों, आज हम सब साथ हैं, सब ठीक हैं, लेकिन उस रात के बारे में हमने कभी खुलकर बात नहीं की। कीर्ति, प्रिया, सौरभ, तुम लोग अंदर गए थे, वहां ऐसा क्या था जिसने तुम सबको इस हालत में पहुंचा दिया। उसके सवाल पे थोड़ी देर के लिए वहां पे सन्नाटा छा गया और फिर कीर्ति ने बोलना शुरू किया। यार सच बताऊं तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही हम उस पुराने प्लांट के मेन स्ट्रक्चर के पास पहुंचे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हवा बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ट्रेजेडी के बारे में सुनी थी। वहां मेरा दम घुट रहा था, जैसे मैं उस एग्जैक्ट मोमेंट को फील कर पा रही थी। वो पेन, वो नशा, साथ ही साथ मुझे कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके बाद सौरभ बोला, यार हम लोग जब रूफ पर पहुंचे
तो हमने कुछ देखा था। हमने देखा कि एक पिलर के पीछे से कोई बार-बार झाँक रहा है। उसका चेहरा नहीं था, बस एक स्मोक जैसा साया था, जो कभी एकदम से लंबा हो जाता और कभी एकदम से छोटा हो जाता। उसे देखकर हम लोग इतने डर गए कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कोने में जाकर दुबक गए। हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हम वहां से हिले तो हमें भी वैसा ही बना देगा। उसके बाद आरव की आंखें प्रिया की तरफ घूमी और उससे पूछा, प्रिया, सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट हुआ तो वो थी तू। तूने अपने साथ वो सब क्यों किया? वो बाल, तुझे तो अपने बाल बहुत प्यारे थे और तूने अपने बालों को काट दिया। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तो प्रिया ने जवाब दिया कि मुझे आज भी वो सब एक सपने जैसा ही लगता है। मेरे रूम पर वापस आने के बाद जब मैं अकेले कमरे में थी, तो मुझे लगने लगा कि मेरे बालों में कुछ फंसा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारी छोटी-छोटी उँगलियाँ मेरे सिर में चल रही है और मैं उस फीलिंग से, उस एहसास से पीछे छुड़ाना चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे उससे बहुत अजीब-सा इरिटेशन हो रहा था और मुझे लगा कि अगर बाल ही नहीं रहेंगे, तो वो उँगलियाँ भी चली जाएँगी और इसीलिए मैंने अपने बाल काट दिए और उन बालों को जला दिया। लेकिन उसके बाद मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैं इस कमरे के बाहर गई, तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। और इस तरह से इन सभी लोगों ने शेयर किया कि इन लोगों के साथ उस रात क्या-क्या हुआ था। ये रियल हॉरर एक्सपीरियंस इन सबके लिए लाइफ चेंजिंग रहा। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एरिया सनसेट के बाद ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड है। वहां के लोकल लोग वहां जाने से मना करते हैं और भोपाल के कई लोग ये मानते हैं कि उस जगह का ट्रॉमा, वहां जो त्रासदी हुई, आज भी वो वहां महसूस होती है। इस इंसिडेंट को शेयर करने का पर्पस सिर्फ एक चेतावनी देना है कि कुछ जगह और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी गलती का इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। और हाँ, इनके साथ तो शायद ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जीज नहीं चिपकी, लेकिन किसी किसी जगह ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनसे आप कभी पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। कुछ ऐसी एंटिटीज जैसी आपको हमारी अगली स्टोरी में मिलने वाली है, जहां सब कुछ करके भी पूरे परिवार का उससे पीछा नहीं छूटा। क्या है वो एंटिटी, क्या हुआ इस परिवार के साथ, वो आपको सुनने को मिलेगा हमारी अगली कहानी में। तो हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हनुमान और जय श्री राम।